नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक की मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, प्रफुल्ल विठलानी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के, और पुखराज चोपड़ा हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं बुलियन क्रूड के साथ, क्योंकि आप देखिए कि कच्चे तेल में तेजी बढ़ गई है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त 3.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। 1000 के ऊपर एमसीएक्स पर क्रूड है और ब्रेंट क्रूड का भाव इस वक्त करीब 4% ऊपर है, 106 के ऊपर चला गया है। नाइमेक्स क्रूड 104 के ऊपर और यहाँ पर भी करीब 4.5% की तेजी। इसके अलावा गोल्ड मार्केट को देखें तो इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में 114 रुपए की मजबूती है और चांदी का भाव इस वक्त एमसीएक्स पर 457 रुपए ऊपर है। तो बुलियन में क्रूड में अच्छी तेजी लौटी है। इसी पर पहले हम बात करेंगे और पहला सवाल बीरेन जी आपसे कच्चे तेल को लेकर होगा। क्रूड का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। कल की बात है 100 के नीचे आ गया था नाइमेक्स क्रूड। आज देखिए फिर से मार्केट में एक तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों सर एनर्जी मार्केट में? नॉर्मली जब ट्रेंड खत्म होता है तब इतनी वॉलेटिलिटी रहती है। 2008 में जब $150 क्रूड था उस दिन भी मैं मुझे याद है कि इंट्राडे $12-15 की मूवमेंट देख रहा था। इसी तरह का कुछ रुझान यहाँ बन रहा है इसकी वॉलेटिलिटी देखते हुए। अब 2 चीज़ है कि फेड का टाइटनिंग काफ़ी फास्टर है और चाइनीज़ कोरोना को चलते हुए जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है, ये देखते हुए कहीं इसमें इंटरिम टॉप लग रहा है। लास्ट वीक भी शायद मैंने शो पे कहा था कि 111-12 का इंटरिम टॉप इसमें बन चुका है और जब तक सस्टेन नहीं कर सकता तब तक इसमें डाउनसाइड रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, तो आज के लिए फिर भाविक जी ट्रेड क्या लिया जाए? क्योंकि जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल है, अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना हो कच्चे तेल में 255 रुपए से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त कच्चे तेल में दिख रही है 8000 के ऊपर। क्या 8000 के ऊपर इंट्राडे के लिए बाइंग का मौका बनता है कच्चे तेल में? जी मृत्युंजय जी, देखिए 3 दिन अगर हम देखें तो लगातार एटलीस्ट एवरेज 3% की मूवमेंट देखने को मिली है। तो वो फ्यूचर में थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहता है क्योंकि 3 से 4% की मूवमेंट रहती है। तो आई थिंक ऑप्शन वाया ट्रेड थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा कम रिस्की रहेगा। तो क्रूड ऑयल का जो 7900 का कॉल है 17 मई का, वो भी करीबन 320-325 के आसपास चल रहा है। तो वो अगर थोड़ा नीचे आता है 280 के करीब, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा 400 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 200 का, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखती है तो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा इंट्राडे ट्रेड के लिए। ओके, तो आप कहें कि ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ऑप्शन का ट्रेड बताएं जरा। जी 7900 का जो कॉल ऑप्शन है 17 मई का, वो अराउंड 280 के करीब बाय कर सकते हैं 400 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 200 का। ओके, ठीक है, तो ये क्रूड में ट्रेड हो गया आपके लिए। अच्छा, क्रूड के बाद अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस में आप देखिए अभी 4% ऊपर है। 2 दिन में 12-13% गिरने के बाद आज रिकवरी आ गई है 4% की। बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नेचुरल गैस भी यहाँ पर है। तो बीरेन जी, अभी कोई ट्रेड लिया जाए नेचुरल गैस में या दूर बैठकर देखा जाए नेचुरल गैस की हलचल को? इसकी जो वॉलेटिलिटी है एक्सट्रीम, शायद मैंने कभी इतनी नहीं देखी होगी। कल या परसों तो इंट्राडे 90 रुपये का स्विंग था इसमें। लाइफ टाइम में इतना 30 साल से मैं वॉच करता हूँ, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं देखी। मैं तो एटलीस्ट दूर रहूंगा। मैं तो स्क्रीन पे ही इसको रखना प्रेफर नहीं करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन पर भी हटा दिया क्या आपने? मतलब आपके वॉच लिस्ट में है या नहीं?
दिल कभी गलती ना कर बैठे उस हिसाब से हटा दिया। मतलब इसका मतलब आपको ये लगता है कि दिल गलती कर सकता है, क्योंकि कई बार लगता है कि मार्केट इतना वोलेटाइल है, पैसे बन सकते हैं, और इसमें आते भी हैं कई लोग, ट्रैप भी होते हैं कई बार। मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो अंदाज़ा लगता नहीं है और लोग फिर गलत ट्रेड कर लेते हैं, ये बात ठीक है। चलिए, अभी वोलेटाइल है मार्केट, थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर है, क्योंकि अभी पता करना बड़ा मुश्किल है कि आगे होगा क्या इसमें, क्योंकि फंडामेंटल के साथ मार्केट छोड़ चुका है। फंडामेंटल के दम पर पहले बहुत तेज़ी आई, उसके बाद 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि 13% दाम गिर गए। आज फिर रिकवरी है, तो थोड़ा सा आप रुक सकते हैं, मार्केट को एक बार स्टेबल होने दें, फिर एंट्री लें। अब आते हैं गोल्ड की बात करते हैं। 85 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड, 50,680 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। हाँ, गोल्ड से याद आया कि आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, और महंगाई के आंकड़ों पर दुनिया भर के बाजारों की नज़रें टिकी हुई हैं कि क्या आंकड़े आते हैं, क्योंकि जो भी आंकड़े आएंगे उसके बाद फिर इस बात को लेकर चर्चा तेज होगी कि फेड का अगला रुख ब्याज दरों को लेकर होगा क्या, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई को लेकर चर्चा काफ़ी गर्म है। आज अमेरिका में आएंगे, कल इंडिया का भी सीपीआई का नंबर आना है, बाकी देशों का भी। तो मतलब कुल मिलाकर महंगाई पर नजरें हैं और उसका सीधा इम्पैक्ट गोल्ड पर पड़ता है। तो बीरेन जी, पहले तो आप ये बताएं कि अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, और क्या इम्पैक्ट उसका आप गोल्ड के ऊपर देख रहे हैं? इन्फ्लेशन काफी तेज है वहाँ, और आज के भी नंबर्स थोड़े मुझे इन्फ्लेशन ज्यादा दिखा है ऐसा ही लग रहा है मुझे। वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है ये। तो गोल्ड एज एन इन्फ्लेशन हेज और डोमेस्टिक रूपी फैक्टर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन टर्म्स में 50,500 400 लेवल पे मैं लॉन्ग साइड जाना प्रेफर करूंगा पोजिशनली। आगे इसमें डिसेंट मूव मिल सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, लेकिन भाविक जी, ये आंकड़े आएंगे अमेरिका में महंगाई के, उससे पहले अगर कोई ट्रेड लेना चाहे गोल्ड में, तो उनको इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 6 बजे के बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि 6 बजे जो आंकड़े आएंगे उसमें हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा। बट अगर उससे पहले किसी को ट्रेड करना है तो आई थिंक जून कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बीरेन जी ने बताया, 50,550 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं 50,400 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 50,950 का। बट ऑन सेफर साइड एक बार 6 बजे के बाद डेटा है, उसके बाद अगर डिप आती है तो वहां से बाय करने की रिकमेंडेशन ज्यादा बेहतर रहेगी। हाँ, तो देखिए, दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। बाइंग की कॉल है दोनों एक्सपर्ट की। 50,950 एक टारगेट है, दूसरा टारगेट है 51,000 का, बिल्कुल आसपास का टारगेट है। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ध्यान रखें 6 बजे के बाद मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आएंगे। उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप जो भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर हो सके तो आप 6 बजे तक का वेट कर लें, उसके बाद आप मार्केट में एंट्री लें। ये आपके लिए गोल्ड पर इस वक्त की राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि आज एक पैनल ने, सरकारी पैनल ने एक सिफारिश की है। सिफारिश ये की है कि गन्ने का भुगतान किस्तों में किया जाए। ये सिफारिश की गई है, और 3 किस्तों में गन्ना भुगतान की सिफारिश की गई है। ये एजेंसी के हवाले से खबर आई थी। अब इस खबर का मतलब है क्या? ये खबर क्या किसानों के लिए नुकसानदायक है, चीनी मिलों के लिए फ़ायदेमंद है, या है क्या? इसी पर हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे डायरेक्ट ये होगा कि किस्तों में, चूंकि अभी नियम ये है कि आप गन्ना अगर कोई किसान बेचता है तो मिलों को 14 दिन के अंदर भुगतान करना होता है, लेकिन अब ये जो सिफारिश की गई है इसमें ज़्यादा वक्त मिलेगा मिलों को। तो मैं ये क्यों ना समझूं, या हमारे जो दर्शक ये क्यों ना समझें कि ये खबर किसानों के लिए थोड़ी नकारात्मक है, नेगेटिव है? इस पर क्या कहेंगे आप? ये ऐसा है कि जो फूड सेक्रेटरी है सुधांशु पांडे जी, उनके साथ आहिस्ता ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तब आहिस्ता ने ये डिमांड किया था कि ये 3 सेग्रीगेटेड पेमेंट में शुगर केन का ये दिया जाए। ये डिमांड जो है शुरुआत आहिस्ता ने की थी। वो इसलिए की थी कि हमारे यहाँ एक तो वर्ल्ड में जो शुगर केन का पेमेंट जो रेट है
उससे इंडिया में 40% हायर रेट दिया जा रहा है। और 40% कम कर दिया जाए? नहीं, मैं कम करने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरेज इंटरनेशनली जो ब्राजील है, थाईलैंड है, वहां पे जो खेडूत है उनको जो रेट दिया जाता है गन्ने का, उससे इंडिया में 40% ज्यादा दिया जा रहा है। एक चीज। दूसरा, जो ये मॉडल हमने सजेस्ट किया वो गुजरात में सक्सेस हुआ है। सक्सेस इस तरह से हुआ है कि जो भी समझो 300 रुपए का FRP है, तो गुजरात में फार्मर्स को 10% ज्यादा FRP मिल रही है। एक। दूसरा, उनको टाइम पे मिल रही है। कभी गुजरात में ये नहीं हुआ है कि फार्मर्स का बकाया बाकी है। अंतराल है गुजरात में ये किस्तों का? हाँ जी, ऑलरेडी ये चालू है। नहीं, मतलब जैसे आप कह रहे हैं गुजरात में ये मॉडल कामयाब है, तो मैं आपसे एक आम किसान के नाते आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए कोई किसान अगर आकर गुजरात में गन्ना बेचता है तो उनको कितने दिनों के अंदर गुजरात में भुगतान हो जाता है? देखिए, फर्स्ट पेमेंट जैसे आता है, जैसे ही केन आएगी गोडाउन में तब मिलता है। दूसरा पेमेंट है सीजन कंप्लीट होने के टाइम पे मिलता है। और तीसरा और जो है 2 महीने के बाद दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि 2 महीने में पूरा पेमेंट होता है? पूरा नहीं, पूरा नहीं होता है। पूरा जो है, समझिए कि आप अक्टूबर में चीनी लेके आए नवंबर महीने में, तो नवंबर में आपको 40% दिया गया, 40% आपको सीजन कंप्लीट होती है तभी दिया गया, और 20% जो है दूसरे 2 महीने के बाद दिया गया। ये नहीं, तो सर ये तो बड़ा टाइम फ्रेम तो बहुत ज्यादा है। ये तो किसान इतने वक्त तक कैसे बिना पैसे का रहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, टाइम फ्रेम ज्यादा है, पर फिर भी किसान को 10% पेमेंट ज्यादा मिलता है FRP से भी। तो 10% मिलता है सर, उतना तो नुकसान हो जाएगा इतना लंबे वक्त तक में। अगर तुरंत भुगतान हो जाए, किसान उस पैसे को कहीं लगा दें, कहीं खेती कर लें, तो वहाँ फायदा हो जाएगा। इसमें आप तब समझ पाएंगे जब आप मुझे बोलने देंगे। अगर आप ही बोलेंगे तो नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो मैं वो आपका जवाब देने में कैसे दूं जब मुझे आप कंप्लीट नहीं, आप कंप्लीट करें, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उस पर सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप बताएं, कंटिन्यू करें। पहले मुझे पूरा तो बोलने हाँ, कंटिन्यू करें। हाँ, मेरा कहना ये है कि जो बाकी गुजरात छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है उसमें 15 दिन में पेमेंट रहता है। उसमें FRP जो है उसके ऊपर तो उनको मिलता नहीं है। की बात है, वो हमेशा बकाया रहता है। अब ये पेमेंट जो है 15 दिन में देने के लिए शुगर इंडस्ट्री जो है वो बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पेमेंट उठाती है, लोन लेती है। हाँ। और वो लोन लेने से न पैसा गन्ने का जो मेन प्राइस रहती है न फैक्ट्री के पास रहता है, न शेतकरी यानी फार्मर के पास मिलता है। एक 10% FRP चली जाती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जा रही है। तो न आपके घर में मैं प्रोड्यूसर हूँ, न मेरे घर में, न आप फार्मर है, न आपके घर में, और थर्ड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये 15 दिन का गवर्नमेंट का कानून है। हाँ। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को न मिलते हुए अगर 3 किस्तों में दिया जाए तो फार्मर को 10% क्या मिलेगा? ठीक है बिठलानी जी, अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल। जो बात आप कह रहे हैं, मैं ये क्यों ना समझूं कि आप किसान विरोधी सिफारिश कर रहे हैं सरकार के पास। इसके पीछे तर्क ये है, ये तो एक मिनट से मेरा सवाल सुन लीजिए। ये तो हर धंधे में होता है, ये तो सिर्फ चीनी की बात नहीं है। आप कोई भी धंधा करते हैं, अगर हर धंधे वाला ये कहने लगे कि मैं माल लूंगा और पूरा माल मेरा बिकेगा तब मैं पेमेंट करूंगा, किस्तों में भुगतान करूंगा, ये तो हर धंधे में होता है कि आप बल्क में कुछ खरीदते हैं, उसको महीनों में बेचते हैं, और लेकिन भुगतान आपको तुरंत करना पड़ता है। पहला सवाल, जो बात आप कह रहे हैं कि ये बात आपकी ठीक है कि चीनी मिलों को इससे नुकसान होता है, ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर चुकाना पड़ता है, लेकिन किसानों को, आपको मालूम है किसान कितना वेट कर पाएंगे इस देश में? एक छोटा किसान, उनको आप 3 किस्तों में पेमेंट करेंगे लंबे वक्त तक, वो दूसरी फसलों की खेती कैसे करेंगे? ये बात ऐसी है कि पहली बात तो जो शुगर केन लगाता है वो दूसरी फसल में नहीं जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर 10% न इंडस्ट्री को मिलता है न फार्मर को मिलता है, और देने के लिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाता है, हमारे हिसाब से ये फार्मर के लिए फायदे कारक है। ऐसा है तो आप एक कमेटी बैठाओ, कमेटी गुजरात के फार्मर्स को कैसे पेमेंट मिल रही है और बाकी स्टेट में कैसे मिल रही है। आप हमेशा टीवी इंटरव्यू लेते रहते हैं कि यूपी में इतना बकाया है, महाराष्ट्र में इतना बकाया है। वो सब यूपी महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है, गुजरात में क्यों नहीं हो रहा है? अगर पेमेंट टाइम पे मिल रहा है और उसमें जो ब्याज का पैसा हर एक इंडस्ट्री को लग रहा है, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, शुगर इंडस्ट्री में कोई भी मिल नहीं है जिसको कॉस्ट ऑफ मनी लग रही है,
गुजरात छोड़ के। तो अगर कॉस्ट ऑफ मनी का बंटवारा अगर फार्मर्स को दिया जावे तो क्या गलत है? गलत नहीं है, लेकिन क्या इस तो बात की नहीं गलत नहीं है सर। क्या इस बात की गारंटी नहीं बिठलानी जी सुनिए, क्या इस बात की गारंटी चीनी मिलें देंगी कि अगर किस्तों में उनको भुगतान की मंजूरी मिलती है तो वो 10% या 20% ज्यादा भुगतान करेंगे किसानों को? हाँ, तो ये एफआरपी जो है ये किस्तों पे देने के लिए अगर एफआरपी वो भले 10% बढ़ा ले और इंडस्ट्री कबूल करती है तो इंडस्ट्री और फार्मर्स और गवर्नमेंट बैठ के नक्की करे ना। जब आप कोई कोशिश ही नहीं करोगे और एक सोच लगाओगे कि हम जो भी नहीं बिजलानी जी, आपने ये सिफारिश तो कर दी कि आप किस्तों में भुगतान करने की मंजूरी दें। आपने ये सिफारिश क्यों नहीं की कि अगर किस्तों में मंजूरी मिलती है तो अब 10% चीनी मिलों को ज्यादा भुगतान करना होगा किसानों को? ये वाली सिफारिश आपकी कहाँ चली गई? यही आपकी गलती है। हमने हमारी सिफारिश में ये लिखा है कि गुजरात में 10 से 20% ज्यादा दिया जा रहा है, उसको भी नजर में रखना चाहिए। नहीं आप अपनी सोच में ही बोल रहे हो। नहीं आप कह रहे हैं कि आप नहीं, अभी तक की बातचीत में आपने ये बात नहीं कही थी। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपकी सिफारिश में ये चीजें क्लियर नहीं सर सुनिए सर, एक तरफा सिफारिश मत कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए। आप अपने बिजलानी जी सवाल सुनिए सर, प्लीज जब आप कोई बात कह रहे हैं तो सवाल सुनिए। सवाल मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप प्री एजम्पशन से मेरे से बात नहीं प्री उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये पूछ रहा हूँ, अभी देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी कई गन्ना किसानों के मैसेज आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे आप सवाल पूछ लिए बिटानी जी से कि जब किस्तों में भुगतान की बात होती है तो कई बार गन्ना किसानों को लड़ाई लड़नी पड़ती है चीनी मिलों के साथ और उनको भुगतान नहीं हो पाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 14 डेज वाला फॉर्मूला है ये ठीक है, कम से कम चीनी मिलों को ये मतलब कंपल्सन तो होता है कि हाँ 15 दिन के अंदर भुगतान करना है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। अगर फार्मर्स देखे शादी कब होती है, एक लड़का लड़की दोनों राजी होते हैं तो अगर फार्मर बोलेंगे हमको 14 दिन में चाहिए तो वो वैसे ही चालू रहे, कौन मना कर रहा है? हाँ ठीक है, ठीक बात है। कोई सोच है तो सोच को अगर रखनी है और अगर वो गुजरात में ऐसा है कि वहाँ पे बल्ले बल्ले है और आपको हर साल रोना ही है तो रोते रहो। कौन मना कर रहा है? नहीं हर साल, मतलब ये देखिए हर साल कोई किसान अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं सर, किसान खेती करता है, यूपी का इतना बकाया है, महाराष्ट्र का इतना बकाया है, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आपने खुद नहीं मेरे कितने इंटरव्यू लिए हुए हैं। हाँ, ये तो रास्ता है कि तो बकाया सर, बकाया होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किस्तों में आप एक साल में पेमेंट करें। अरे बकाया तभी रह ही जाएगा ना, बात तो बराबर हो गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बकाया को एक आधिकारिक मुहर दे दिया जाए, ठप्पा दे दिया जाए किस्तों में मंजूरी दे करके। आप अपनी एजम्पशन पे चल रहे हो। नहीं एजम्पशन नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं आप एक तरफा सिफारिश कर रहे हैं, मैं किसानों के हक की बात कर रहा हूँ, आप उसके खिलाफ आप दूसरी तरफ बात को ले जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप किसान के हिसाब से बात कर रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गुजरात के किसानों को मिल के आओ और बाद में अपना जवाब दो। नहीं गुजरात के किसानों से भी मिला हूं और अभी किसानों के मैसेज भी आ रहे हैं। मैं तो सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एक आपके हिसाब से आप जरा बताइए, क्योंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेड को, आप जरा एक बात, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर मान लीजिए ये किस्तों वाली बात मान ली जाती है तो क्या आप ये स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे, चीनी मिलों को कहेंगे, लिखेंगे कि अगर आपको किस्तों में मंजूरी मिलती है तो आप 10%, 15%, 20% ज्यादा भुगतान करेंगे, इसको भी मैंडेटरी किया जाएगा? हमने गवर्नमेंट को ये पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट को लिख के दिया है। हाँ, क्या लिखा है सर, कितना % लिखा है? हमने 10 से 20% गुजरात में ज्यादा मिलता है और उसकी जो है वो पूरी संभावना देख के उसको किया जाए। नहीं 10 से 20% गुजरात में मिलता है, लेकिन यूपी के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को कितना ज्यादा मिलना चाहिए ये रिकमेंड किया है आपने? अरे भाई साहब, जब मैं कह रहा हूँ गुजरात का मॉडल पूरा इम्प्लीफाई किया जाए तो अगर गुजरात में 10-20% ज्यादा दिया जाता है तो वो देना ही चाहिए ना। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं, अगर ये होता है और 10-20% अगर किसानों को मिलता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन वो 3 किस्तों। अच्छा एक बात और आपसे, आखिरी सवाल, एक सेंटेंस में आपको जवाब दूं, एक सेंटेंस में। हाँ, या पैसा आपके जेब में रहे फार्मर या इंडस्ट्री के जेब में रहे, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जेब में नहीं रहे, ये रास्ता है इसका। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो 3 किस्तों वाला रिकमेंडेशन है, 3 किस्तों का सर गैप कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या रिकमेंड किया आपने? भाई यही तो बोल रहा हूँ कि मिनिमम 10% हर एक बैलेंस शीट ले लो कोई भी शुगर मिल की, 10% इंटरेस्ट कॉस्ट में रहता है, वो 10% सीधा फार्मर के जेब में जाए, यही तो बोला है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक सिंपल सवाल किसान पूछ रहे हैं कि अगर आज वो मान लीजिए आज 11 मई, सपोज कीजिए 11 मई को कोई गन्ना किसान गन्ना बेचता है तो आखिरी किस्त कब तक मिल जाएगी? फाइनल फुल पेमेंट होने में कितना वक्त लग जाएगा? 3 महीना और। 3 महीना और, ठीक है। चलिए शुक्रिया
विठलानी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। गन्ना किसानों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है, देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बातचीत होती है और जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा इस वक्त जुड़ चुके हैं, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट हैं। और पुखराज जी, ग्वार बहुत लंबे वक्त से एक दबाव में है, डिमांड की चिंता है, आज थोड़ी सी हरियाली लौटी है, क्या इस तेजी को टिकाऊ तेजी माना जाए? नहीं मर्तुंजय जी, ये तेजी टिकाऊ नहीं है। आप काफी समय से आपका हमेशा ट्रैक रहती है, नजर रहती है कमोडिटी मार्केट पे। आप कमोडिटी मार्केट का जो व्यवहार देख रहे हैं, जो वॉल्यूम देख रहे हैं इस मार्केट के अंदर, वो सारा का सारा निराशाजनक है। मर्तुंजय जी, इस जो निराशा के पीछे कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वॉल्यूम का न होना, लोगों का इंटरेस्ट में नहीं आना कमोडिटी ट्रेड के अंदर, और छोटे लोड से, छोटे नगों से इसके अंदर तेजी मंदी आ जाती है। और नई बात ये है कि अभी काफी दिनों से ये ट्रेड है फंडामेंटल के अगेंस्ट हो रहा है। फंडामेंटल के अगेंस्ट जब ट्रेड हो छोटे लोड से, छोटे नगों से, तो कभी ये समझ में नहीं आता कि बाजार कल कैसा रहेगा या बाजार का हकीकत में रुख क्या है। मर्तुंजय जी, ये अभी तो समझने लायक है ही नहीं कमोडिटी का बाजार की किस तरह से रहेगा जी। ओके, तो ये राय आपकी है ग्वार के ऊपर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका जुड़ने के लिए, इस पर अपनी राय देने के लिए। अब जरा बीरेन जी, मेटल मार्केट पर आपकी राय जानना चाहता हूं। मेटल में क्या लगता है आपको, अभी चूंकि चीन का कंसर्न है मार्केट के ऊपर और उसका इंपैक्ट भी हमने मेटल मार्केट के ऊपर देखा है, आप जरा बताइए कि मेटल में अभी ट्रेड लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए डिमांड का? थोड़ा बाउंस आए तो फिर हल्का सा शॉर्ट साइड जाना चाहिए। डिमांड डिस्ट्रक्शन काफ़ी सीरियस है और एलएमई में वॉल्यूम बेहद कमज़ोर हो गए हैं। जो निकल की इवेंट हुई उसके बाद बेहद वॉल्यूम कमज़ोर हो गए हैं। शायद कुछ लोग ने ट्रेड ही एग्जिट कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े डाउन टर्न हम देखेंगे। अच्छा, तो ये राय आप तो आप कह रहे हैं कि मार्केट अभी दबाव में रहेगा। अच्छा, मेटल में आपकी कोई टॉप पिक भाविक जी आज जहां पर आपको लगता हो कि अगले 5-6 घंटे के लिए ट्रेड लिया जा सकता है? जी सर, मुझे लग रहा है कि लेड में बाइंग की जा सकती है इंट्राडे पर्सपेक्टिव। जैसे बीरेन जी ने बताया, मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा मेटल में लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, बट हाँ इंट्राडे जरूर लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जरूर से दिख रही है। तो लेड जो मे कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 183 के करीब बाय कर सकते हैं 185 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 182, क्योंकि लेड अगर हम देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है और आज के दिन अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वही बता रहा है। तो मेरी टॉप पिक रहेगी लेड काउंटर में। ओके, ठीक है, तो लेड में आप बाइंग की राय दे रहे हैं 185 के टारगेट के लिए, 182 का स्टॉप लॉस, इस पर आप नजर रखें और उसको ध्यान में रखकर आप ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। अच्छा बीरेन जी, चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? सिल्वर में अभी क्या किया जाए? चांदी में काफी डीपर डाउन टर्न आया, 70,000 से 60,500 तक, यानी 8-9 हज़ार का गिरावट आया। तो एक अच्छा सा बाउंस शायद 63, 62, 63 तक का, मे भी 64, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम ओवरसोल्ड मार्केट है। पर फिर भी इसके फंडामेंटल साइड देखते हुए अगर 63,500, 64,000 आता है तो हल्का फुल्का शॉर्ट साइड जाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं शॉर्ट में रहना चाहिए सर, ये कह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि इसमें कैरी कॉस्ट है, ब्याज बदला मिल रहा है, तो हेजर के लिए फायदेमंद है। तो सर कहां पर शॉर्ट करें, क्या टारगेट रखें? 63,500, 64,000 का लेवल है, वो शॉर्ट साइड के लिए बेटर लग रहा है, अच्छा सा मार्केट लग रहा है, जिसका स्टॉप लॉस भी मैं दे रहा हूँ 66,000 का। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में आज के लिए आप क्या ट्रेड ले सकते हैं, उस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक।